रामू को 50 दिनों के लिए एक काम पर इस शर्त के साथ रखा जाता है कि वह प्रत्येक कार्य दिवस के लिए उसे 24 रुपये भुगतान किया जाएगा और अनुपस्थित होने वाले प्रत्येक दिन के लिए उसके 12 रुपये का जुर्माना लगेगा। काम पूरा होने पर 840 रुपये मिले तो कितने दिन वह काम नहीं करता? तो इतना प्यारा प्रश्न है ना कि मजा आ जाएगा आपको। मैं अगर बात करता हूं दोस्तों कि 50 दिनों के लिए शर्त पर रखा गया, तो आप लोग मुझे बताइए, अगर वह 50 दिन काम पर आता तो उसको कितने रुपए उसकी जेब में होते? अगर वह 50 के 50 दिन काम पर आता तो सर 24 रुपए प्रति दिन के मिल रहे हैं ना हमें, तो यानी कि 1200 रुपए वो अर्न करके ले जाता, 1200 रुपए वो कमा लेता। सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं सर। अगर मान लीजिए कि वह काम पर आता ही नहीं तो 12 रुपए पर डे का जुर्माना देता और वह उसको जेब से कितने रुपए भरने पड़ते? मान लो 50 दिन वो काम पर ही नहीं आता तो वह 600 रुपए माइनस में देता। हाँ या ना बोलते जाओ भाई, ऑब्वियस ही बात है। मान लो मैं काम पर आया ही नहीं, मान लो एक तरीके से, तो 600 रुपए माइनस में देने पड़ेंगे। इसमें कोई दोहराया है क्या? यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि अगर काम पर आता हूं तो 1200 रुपए, काम पर नहीं आता हूं तो माइनस 600 रुपए, लेकिन अभी मुझे ओवरऑल कितना मिल रहा है? 840। एलिगेशन लग गया। तो 1200 में से 840 चले जाएंगे तो 60 900 और ये हो गया 360, और 840 में 600 जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 1440। तो क्या अनुपात आ गया? काम करने का अनुपात देख लीजिए कितना आ रहा है। 36 से काट सकते हैं आप, 36 दूनी 72, 4:1। यानी कि यहां तो वह अटेंडेंस वाली बात है और यहां लीव वाली बात है। तो टोटल कितने दिन है? 4:1, यानी कि 5 रेशो बराबर 50, 1 रेशो बराबर 10, यानी कि 10 दिन तो वो आया है, मतलब 40 दिन तो वो आया है और 10 दिन उसने छुट्टी ली है, तब जाके उसका 840 रुपए का हिसाब बैठा है। मजा आ गया? तो आपका आंसर कितना होगा? वह कितने दिन काम नहीं करता? 10 दिन काम नहीं करता। अब कई विद्यार्थियों को लगता होगा सर आप कैसे सोच लेते हो, और हमारे दिमाग में ये चीज नहीं आती है। करेंगे डियर, एक पंचभुज में दो कोणों का मान आपको 50 डिग्री और 50 डिग्री है और शेष 3 कोणों का मान आपको दे रखा है। तो मुझे बताइए सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तो आपकी अगर n बराबर 5 होती है तो पंचभुज के ऑल इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? ऑल इंटरनल एंगल सम, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कितना होगा? 2n माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री। यहां n बराबर अगर 5 रख दिया जाता है सर, तो यहां आ रहा है सर 10 माइनस 4 इंटू 90, यानी कि 540। 540 आ गया। अब उनमें से दो कोण तो पता है तो 100 घटा दिया तो बचा हुआ 440 किस अनुपात में बांटा जाएगा? 5:2:4 में, यानी कि 11 अनुपात बराबर 440 है तो 1 अनुपात बराबर 40 हो गया। तो सबसे बड़े कोण का मान कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा कोण क्या है? 5 अनुपात, यानी कि 5 रेशो इंटू 40। सबसे बड़ा कोण यही तो है, 200 डिग्री। बस एक निश्चित राशि ए बी सी डी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात ये है। देखो भैया मजा आएगा क्वेश्चन में। देखो ए और बी के हिस्सों का अनुपात 1:3 है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:5 है, और सी और डी के हिस्सों का अनुपात 2:3 है। अब ए और सी का अंतर दे रखा है तो मैं तो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा प्लॉट मेथड। प्लॉट मेथड क्या कहता है सर? 1:3 के नीचे 2:5 जमा दो और फिर 2:3 जमा दो, फिर 3 की जगह खाली है तो 3 3 यहां लिख दो, 5 के बगल में जगह खाली है तो 5 लिख दो, 2 के बगल में जगह खाली है 2 लिख दो, 2 के बगल में जगह खाली है तो 2 2 लिख दिया। तो मुझे क्या मतलब है? केवल मुझे ए बी सी डी का रेशो पता है, मुझे केवल ए और सी के रेशो से मतलब है। तो ए का रेशो कितना आ रहा है? 4, 2 दूनी 4, सी का कितना आ रहा है? 15 दूनी 30।
और ये कितना आ रहा है, निकाल ही लो फिर इज्जत से। तो 4 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 तिया 15 तिया 45, चलिए यही अनुपात आ रहा है। अब यहां मैं देख पा रहा हूं कि जो इन दोनों का अंतर है ए और सी का, वह 26 रेशो है, और 26 रेशो आपका 4550 के बराबर है। सर कैलकुलेशन ही तो नहीं आती, मैंने कहा वही सिखानी है भाई, बाकी तो सब कर ही लोगे। तो 13 से काटने का विचार आया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, बचे 6, 13 पंजे 65, 350। अब 300 का आधा 150 और 50 का आधा 25, 175। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 175 रुपीज। आपको डी का हिस्सा निकालना है, तो डी का रेशो कितना है, 45। तो 45 इंटू 175 सॉल्व करने पर आप देख लीजिए आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणा करने पर। ठीक है माय डियर, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, रेशो पर बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बेफिक्र होके पढ़िए और कंटेंट की रेस्पेक्ट करिए। इसका इकाई अंक बोला गया है, तो क्या होगा सर, 2 एकम 2, केवल इकाई अंक बोला जाए तो इकाई अंक से मतलब है, तो 2 का स्क्वायर 4 इसका इकाई अंक हो गया, और इस 2 का स्क्वायर 4 इसका इकाई अंक हो गया, तो 4 और 4 8, ये इकाई अंक हो गया। देखो भाई, बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा है 6, माध्यिका और माध्य का अंतर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा कि बहुलक को कहते हैं मॉड और माध्यिका को कहते हैं मीडियन, और इनका जो अंतर आएगा वो 6 दे रखा है। एक फॉर्मूला पता है, सिर्फ एक फॉर्मूला क्या पता है मेरे को, मॉड बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। सर इस फॉर्मूले से खेल जाएंगे क्या हम लोग, बिल्कुल खेल जाओगे आप लोग। सर कैसे, दिखाता हूं। हमें माध्यिका और माध्य चाहिए, क्या हमें मॉड चाहिए, क्या मुझे बहुलक चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे बहुलक का रिलेशन ही नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस बहुलक को ही लुप्त कर दूंगा, मॉड बराबर मैं क्या रख दूंगा, 6 प्लस माध्यिका रख दूंगा। जब मैं मॉड बराबर 6 प्लस मीडियन रख दूंगा, मैं सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करने पर क्या निकल कर आ रहा है मेरे दोस्त, इसको इधर ले जाओगे तो बस मीडियन माइनस मीन निकालना है ना, तो बस 2 कॉमन ले लो, बराबर 6 है, तो 2 से काट दो 3 बार, 3 आंसर आ जाएगा। त्रिभुज की त्रिज्या क्रमशः 7.5, सॉरी त्रिज्या नहीं, साइड्स होंगी, भुजा। त्रिभुज की त्रिज्या कहां से आ गई भाई, तो त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी है इस तरह से, परिधि है ना, सरकम रेडियस है ना, सरकम रेडियस आपको दे रखी है ये, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताना है, परित्रिज्या। ठीक है, परित्रिज्या आपके सामने क्या है, ये है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे, अरे यार परित्रिज्या का रिलेशन क्या होता है, आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल। अब यहां पर जो डेल होगा वही तो क्षेत्रफल होता है, बस अब रख दीजिए। आर बराबर कितना है, 3/2, ए बी सी की वैल्यू पता है 7.5 गुणा 4 गुणा 9 बटे 4 गुणा क्षेत्रफल, 4 से 4 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस करने वाला होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, तो ये मैं देख रहा हूं कि ये सीरीज किस तरह से चल रही है, इसको मैंने लिख दिया 2 - 1 इंटू 2 + 1, इसको मैं लिख सकता हूं 4 - 1 इंटू 4 + 1, इसको लिख सकता हूं 6 - 1 इंटू 6 + 1, एंड सो ऑन। कहां तक जाएगी ये बात, सर हर जगह तक जाएगी। और मैं बता देता हूं, अगर पहले पद की बात कर रहे हो तो 2 वाला आ रहा है, दूसरे पद की बात कर रहे हो तो 4 आ रहा है, तीसरे पद की बात कर रहे हो तो 6 आ रहा है, तो 20वें पद की बात करोगे तो 40 आएगा। क्या बात है सर, अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a - b इंटू a + b, तो ये हो जाएगा सर a² - का 1,
ये हो जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस का 1, तब जो भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा, और अंत में हम पहुंच जाएंगे 40 के स्क्वायर माइनस के 1 तक। ठीक है माय डियर, चलिए तो मैं कह सकता हूं कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो गुरुजी 40 के स्क्वायर तक आप जा रहे हो, और ये एक कितनी बार है, 20 बार, माइनस का 20। ठीक है, अगर मैं इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो कहानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 20 के स्क्वायर तक। अब बस ये तो हमें पता है सर, यहां n बराबर 20 होता है तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, यही तो होता है। और प्रथम n 20 है, और यहां पर 2 का स्क्वायर आपका कितना है, 4 है, माइनस का 20। n बराबर 20 रखने पर तो 4 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 41/6, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 सत्ते 21, माइनस का 20। हल करने पर कितना निकल कर आ रहा है सर, 40 और 7 चौके 28, 280 इंटू 41 माइनस का 20। सॉल्व करना, 11,000 कितना आ रहा है, हाँ 11,460 आ रहा है, 80 आ रहा है, एक बार चेक कर लें, 460 आ रहा है यार, है ना, सही है क्योंकि 20 घटाना भी है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 रुपए की एक टॉफी आ रही है तो 20 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, 20 टॉफी। अब वह 40 रुपए में 50% की 50 पैसे की छूट के साथ, यानी कि 50 पैसे में खरीद रहा है, तो कितनी टॉफी खरीदेगा, 80 टॉफी। तो आप लोग मुझे बताइए 20 टॉफी और 80 टॉफी, तो टोटल टॉफी 100 टॉफी। पैसे कितने लग गए, मनी कितना स्पेंड कर दिया सर, 20 रुपए तो पहले खर्चा किया उस भाई ने और 40 रुपए बाद में, क्योंकि 80 टॉफी के लिए 40 रुपए तो खर्च किए थे, तो 60 रुपए। तो एक टॉफी का कितना रुपया आया, पर टॉफी निकालना है तो हम यहां कह सकते हैं 60 पैसे, क्योंकि 60 रुपए में 100 टॉफियां आ रही हैं, तो आपका आंसर होगा 60 पैसा पर टॉफी। एक ठोस लोहे के घन के अधिकतम आकार का गोला काटा जाता है तो सामग्री का कितना प्रतिशत अवशिष्ट है, कितना प्यारा प्रश्न है। यानी कि बोला जा रहा है कि आपके पास एक ठोस गोला है, ठोस लोहे के घन, कितने बच्चों को यह दिक्कत है कि भूल जाते हैं सर पढ़कर, लगभग 90% बच्चों को होगी, 90% बच्चों को यही दिक्कत होती है, पढ़कर भूल जाते हैं सर। कोई ऐसा इलाज बता दीजिए कि पढ़कर ना भूले। कमी पता है कहाँ है, आप लोगों की शिद्दत में कमी है। अगर मैं जिस इंसान को जो चीज पसंद है, जैसे मान लीजिए आप में से कई विद्यार्थी होंगे जिनको अलग अलग चीज पसंद होगी, जैसे कि मान लीजिए किसी लड़के को कोई लड़की पसंद होगी, अगर उसका नंबर मैं मुंह से ऐसे लिपसिंग भी करूंगा तो वो बोल देगा अरे यार ये बोला सबने, पहली बात कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, आपको कोई मूवी पसंद है, मान लीजिए कोई मूवी पसंद है और मूवी का वो कैरेक्टर आपको पसंद है, तो उस कैरेक्टर के डायलॉग्स आप दिमाग में बैठा लेते हो कि यार इसने ये बोला था। आपको कोई और चीज पसंद है तो आप ये रिएक्ट बताइए कि आपका दिमाग क्या चीज अच्छे से ग्रैब करता है। ये तो होता ही है अपने दैनिक दैनिक जीवन में, हम कोई चीज तो अच्छे से ग्रैब करते ही हैं। कुछ भी चीज ले लीजिए आप में से जो कोई मतलब बिल्कुल ही निहायत ही बेशरम होगा जो पढ़ता नहीं होगा, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करता होगा जो यूनिक होगा, है ना, कुछ ना कुछ। तो कारण क्या है, वो चीज आपको क्यों आती है,
क्योंकि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वो बन जाता है। आपको कोई उसके लिए फोर्स नहीं कर रहा है कि भाई वो काम कर, है ना। लेकिन जब आप पढ़ाई को एज ए फोर्स लेते हो तो वो काम आपसे नहीं होता है। अगर आप वो चीज भी, अगर कोई कहे ना कि भाई जो काम आप कर रहे हो, जैसे मान लो मुझे कोई कहे कि गेम खेल ले भाई, मैं हाथ जोड़ दूंगा, मेरे को आता ही नहीं है, मैंने आज तक गेम खेला ही नहीं है। मेरे को तो कोई भी मतलब निपटा के चला जाएगा गेम में, क्योंकि मैं गेम में आप लोगों की तरह हूं, जिस तरह से आप पढ़ाई में हो जाते हो। मुझे पता नहीं चलता कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे खेलूं, मुझे नहीं आता है। कोई स्पोर्ट्स ले लीजिए, तो मैं आपसे, हाँ मैं आपसे ये कह, हाँ चलिए, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चीजों को आपको बहुत मैनेज रखना है, आराम से चीजों को समझना है कि आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वह क्या है, और वह आपको बदलना होगा, बदलना ही होगा। और अगर आप इस पढ़ाई को भी ग्रांटेड ना लेकर अगर इसको आप रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लोगे तो आपको ये आने लग जाएगी। ठीक है, चलिए, तो वो काम आपको करना होगा, ठीक है ना। और अच्छा लगेगा फिर आपको, जब आप करोगे तो थोड़ा समय लगता है यूज टू होने में। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब बोला जा रहा है एक ठोस गोले की बात कर रहे हैं और लोहे के घन के मतलब एक लोहे के घन के अधिकतम आकार का एक गोला काटा जाता है यहां से। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं कोई गोला काट रहा हूं, तो आप मुझे बताइए ये अगर उस गोले का सेंटर है तो मैं उसकी रेडियस को कैसे डिफाइन करूंगा दोस्तों। ये ओ आपका एक सेंटर है, और ये अगर मान लीजिए आपकी साइड है ए, तो वह किसके बराबर है, आर या आर। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2r बराबर आपका a हो जाएगा और r बराबर आपका a/2 हो जाएगा। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, नहीं है सर। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका ये a है तो इसका क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि आपको पता है ना उसी के अंदर ही तो आपने गोला काटा है। तो क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम आपके सामने लिखता हूं तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा a³। सिंपल है। अब इसी के अंदर ही तो गोला है, ये जो गोला दिख रहा है आपको 3D में, इसी के अंदर ही तो स्थित है। तो आप लोग मुझे बताइए इस गोले का आयतन कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए। तो गोले का आयतन, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे करेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू a/2 a/2 और a/2। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति है, नहीं है। अब आपको कैलकुलेशन में तकलीफ होती है, लेकिन मैं मिटाना चाहता हूं आपको। मैं कहूंगा कि आपको रेशो बना लो, आप तो रेशो बना लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। रेशो क्या हो जाएगा भाई, रेशो में देखा तो a³ का तो a³ खा गया, और 2 और 2 4 और ये चला गया भाई। तो ये कितना हो गया सर, 11 बचा केवल। तो 21/11। मजा आया। अब देखो कितना आसान हो गया, वरना आप इतना सारा बोझ लेकर घूमते। बस हो गया। अब आप मुझे बताइए कितना वेस्ट हो गया। 21 होता अगर टोटल होता, लेकिन 11 ही आयतन का गोला कट पाया, तो 10 आपका वेस्ट हो गया। किसके रेस्पेक्ट में, 21 के रेस्पेक्ट में हो गया इंटू 100। कैसा लगा मेरे दोस्तों। अगर ये लगभग 20 होता तो मैं आंसर कितना दे देता, 20%, है ना। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वह कितना निकल कर आ जाएगा, सही है ना। सॉरी 50% आंसर दे देता, है ना। लेकिन हमारा आंसर कितना आएगा, लगभग 52% आंसर आ जाएगा। या अच्छा कम आएगा, सॉरी, है ना, कम आएगा, है ना। क्योंकि अगर ये 20 होता तो हमारे पास 50% होता, तो इससे कम होगा, बी होगा आंसर। एक व्यक्ति पी से क्यू की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी समय दूसरा व्यक्ति क्यू से पी की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वे एक दूसरे से मिले तो दूसरा व्यक्ति पहले की तुलना में 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। बस हो गया।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे बताइए, आपकी मीटिंग टाइम सेम होगा क्या? टाइम ऑफ मीटिंग दोनों के लिए सेम होगा ना? मिलने का समय यह भी 6 की रफ्तार से टी टाइम तक चल के आया होगा। तो आप दूरी बराबर क्या बोलते हो? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, यानी कि जो दूरी है वह चाल के समानुपाती होगी। अगर दोनों की चाल का अनुपात एस ए मान लिया और एस बी मान लिया, जो कि 6:8 यानी कि 3:4 है, तो ये अगर उनकी चाल का अनुपात हो गया तो दूरी का अनुपात भी तो यही ना होगा, 3:4। चलिए, तो ये कितना ज्यादा दूरी तय कर रहा है? 1:10 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी है? 3 और 4 7 रेशो, तो 7 गुणा 10 बराबर 70 किलोमीटर। बोलो कैसी रही? बहुत अच्छी रही, लेकिन समझने वाले के लिए रही। पी क्यू से 25% अधिक है, तो पी क्यू से 25% अधिक है, यानी कि क्यू अगर 4 है तो पी 5 होगा। आर पी और क्यू के योग से इतना अधिक है। आर जो है पी और क्यू के जो योग है ना, उससे इतना अधिक है, इतना। तो ये क्या होता है? 1/9, यानी कि ये अगर 9 है तो ये 10 हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ही बन गया। कैसे बन गया सर? पी और क्यू मिलाकर क्या 9 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। अगर नहीं होता तो करना पड़ता, बस हो गया। बोला जा रहा है पी आर से कितने प्रतिशत कम है, तो आर कितना है? 10, पी कितना है? 5, और कितना कम है? 5 बटे किससे? आर से। तो आंसर आ जाएगा 50%। जा रहा है कि पी क्यू आर की भुजाओं में पी क्यू और पी आर को क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, एक ये पी क्यू आर आपका एक ट्राइंगल है, मैंने इसको ऐसे बढ़ा देना है, और ये एक ट्राइंगल मैंने बना दिया पहले से ही। और यहाँ बोला जा रहा है ये P है, ये Q है और ये R है। पी क्यू और पी आर को बढ़ा दिया गया यहाँ तक, S और T तक। अब बोला जा रहा है कि एस क्यू आर एक बन रहा है, टी आर क्यू एक बन रहा है, और उसका जो समधि भाजक है वह कहाँ मिल रहा है? वह मिल रहा है U पर। उसका जो समधि भाजक है वह मिल रहा है U पर। तो बोला जा रहा है क्यू यू आर, ये आपका अगर 77 डिग्री है तो एंगल P का मान बताइए। अरे यार, आप जानते हो, सब लोग जानते हो कि अगर एंगल P आपको निकालना है तो सिंपल सा तरीका है सर, ये किसके बराबर होता है? 77 डिग्री बराबर होता है 90 डिग्री माइनस एंगल P/2। तो कितना हो जाएगा? एंगल P/2 बराबर 27 और 13 हो गया ना? हाँ 13। एंगल B/2 बराबर 13 और एंगल P बराबर 26। ठीक है, हो गया सिंपल। ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे तीनों इसी प्रकार मिलकर कार्य करते रहे तो 7400 रुपये भुगतान बताइए। अब जानते हैं आप, जब टाइम बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए 8 दिनों में, बी 10 दिनों में, सी 12 दिनों में। टोटल आपका जो वर्क हो जाएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा? 120। 8 से काटा 15 बार, 10 से काटा 12 बार, और 12 से काटा 10 बार। इसी अनुपात में पैसा बटेगा। 37 रेशो 7400 रुपए के बराबर हो गया, यानी कि 1 रेशो बराबर 200 रुपया हो गया। तो आपसे बोला गया बी का हिस्सा, तो 12 दूनी 2400, 12 रेशो है ना 2400। जब cos x, cos 2x और cos 4x, जब भी मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, अब पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे करोगे? अब आप कहो सर कैसे होगा, हमें तो थ्योरम नहीं आती। पढ़ो, 1/3 कितना हो जाएगा? cos 3 थीटा। ठीक है, या 1/2, 1/4, 1/4 cos 3 थीटा। वेरी गुड।
तो यहां हमारे पास है a sin x, और यहां पर हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है, cos 3 थीटा मतलब cos 3x, है ना। 1 आपने भाई इसकी वैल्यू रख दी ना, cos x, cos 2x और cos 4x की वैल्यू रख दी आपने, ठीक है माय डियर। लेकिन सबसे अच्छी बात आपके सामने क्या निकल कर आई कि अगर इस तरह का कोई भी आप फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या वास्तव में यहां पर 3x होता, बोलिए। तो यहां पर आपको समझना होगा, चीजों को क्लियर करना होगा कि यार इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखते हैं, चलो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब ऐसे तो नहीं बैठा ना, दूसरा तरीका देखिए। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, 4 को मैंने बाहर निकाल दिया और इसको लिख दूं 2 sin x cos x, तो ये कितना हो जाता है माय डियर, बोलो 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 बोलो। तो 2 sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा। ओके, अब फिर से वही वाली बात आ गई, कौन सी, इस 4 में से 2 उधार ले लो, क्यों, क्योंकि फिर से 2 sin थीटा cos थीटा लगेगा। अब मैंने ये प्लान क्यों चेंज किया पता है, ऑप्शन के हिसाब से। तो 2 ये हो जाएगा sin 4 थीटा और 4x बराबर cos 4x, और यहां पर आ जाएगा sin 8x। अच्छा लगा। और यहां कौन सी चीज बार बार लग रही है, बार बार लग रही है, 56 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अगर हम लाभ की बात करें तो वह क्या होगा, एसपी माइनस सीपी होगा। तो मैं कहता हूं 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, 56 कुर्सियों पर डील हो रही है सर, तो 56 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, 56 कुर्सियों का क्रय मूल्य। तो यहां से मेरे पास कितना निकल कर आया, 56 सीपी बराबर 50 एसपी। तो सीपी और एसपी का जो रेशो निकल कर आ रहा है वह निकल कर आ रहा है 25 और 28। प्रॉफिट हो रहा है ना 3 का, किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया, 12%। ये लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण आपको दे दिया, दोनों शीर्षों से इस विकर्ण पर लंबवत दूरी आपको दे दी 27। तो बताइएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी बताता हूं। अब जिसको पता है वो कर पाएगा, जिसको नहीं पता है वो आराम से चिल मारेगा और मस्त रहेगा। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री आती ही नहीं है। तो ये चीज बहुत आसान है कहना कि आता ही नहीं है। चलिए, तो यहां पर हमारे सामने क्या है, एक डायगोनल है ए बी सी डी। देखो कितना प्यारा प्रश्न है, बोला जा रहा है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की खास बात आप जानते हो कि जो उसका विकर्ण होता है, मैं बोलता हूं सुना करो, उसका विकर्ण क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यहां पर अगर मैं एक विकर्ण आपका 70 बोल रहा हूं और उस पर डाले गए लंब की लंबाई भी मुझे पता है, तो क्या मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूं ऊपर वाले का, यस सर। वो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो क्या मैं कर दूं इसका दुगना, वही मेरे रोम्बस का एरिया, समचतुर्भुज का एरिया हो गया। तो बस आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 1890। कठिन था बहुत, लेकिन वैसे ही कह सकता हूं मैं आपसे, 20,000 रुपए प्रति 40% की दर से अर्धवार्षिक रूप से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अर्धवार्षिक रूप से यानी कि रेट को तो आधा कर दीजिए, समय को 2 साल कर दीजिए, और 2 साल के लिए 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है 44%। अब पूछेंगे मुझसे, मुझे पता है, और 20,000 का 44%, पेन नहीं चलाना था, 8800। इसी को स्पीड कहते हैं। और वह कैसे आई आ रहा है, डिवाइड करूंगा तो देखो 70 तो है ही, प्लस 11.5 अगर मैं डिवाइड करता हूं 0.23 से, तो 2 जीरो ऊपर आ गई, 1 जीरो नीचे आ गई, 0 से 0 काट दिया, ये हो गया 50। 50 को 0.5 से करूंगा तो ये हो जाएगा आधा 25। तो 70 और 25 95, माइनस 9 इंटू 0.5 बटे 0.09, 0.20
1 0, 9 से 9 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, -25, 50 -25 25। अरे वाह, ये तो मतलब बढ़िया हो गया। देखो ना, 50 75, तो आंसर 20 ही आ रहा है भाई। कक्षा में केवल 25% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 8 साल है और संपूर्ण कक्षा की औसत आयु 12.5 साल है, तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? बताते हैं। एक कक्षा में केवल 25% ही लड़कियां हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं 75% लड़के होंगे? 25% लड़कियां हैं तो 75% लड़के होंगे। यानी कि अगर ये आपका बॉय है तो ये आपका गर्ल होगा। अनुपात 3:1 होगा संख्या का। लड़कियों का औसत आयु कितना है? 8 साल है। तो प्लस ऐसे लगाया मैंने, औसत लिखा है मैंने 8, है ना। और संपूर्ण कक्षा का कितना है? 12.5। तो अनुपात की बात करता हूं तो 3:1, यानी कि टोटल 4 अनुपात हो गया। अब बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान बताऊंगा कि अगर आपको लड़कों का निकालना है ना, तो 3x, 3 इंटू एक्स 8 और 12.5 50, 12.5 इंटू 4, तो यहां से 3x बराबर 42 और x बराबर आ गया 14। बस, ज्यादा टेंशन नहीं लेने, ठीक है। वेटेड एवरेज से कर लेना। नदी के एक ही किनारे की तरफ पी, आर और एस का मध्य बिंदु है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझाऊंगा, चिल होके समझिएगा, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नदी के एक ही किनारे की तरफ पी आर तथा एस का मध्य बिंदु है, ठीक है। यानी कि आर तथा एस का एक मिड पॉइंट है। पी, एक नाव आर से पी की तरफ जाने तथा वापस आने में 17 घंटे लेती है। आर से पी की तरफ जाने और वापस आने में 17 घंटे लेती है। और एक नाव आर से एस तक जाने, देखो, आर से पी जाने और आने, इन दोनों का टोटल टाइम कितना है? 17 आवर है। आर से एस तक जाने और एस से आर तक आने का समय बताना है। अब मैं आराम से बताऊंगा, ठीक है, आप थोड़ा सा मस्त रहिए। मैं कहता हूं कि भाई आर से एस तक जाना है तो 20 घंटे लग रहे हैं, 20 घंटे 30 मिनट। अब थोड़ा मेरे साथ में थोड़ा समझने की कोशिश करना, चीजों को हम अच्छा बनाते हैं डियर। या देखो, कंडीशन यही है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ में कि यहाँ 20.5 घंटे लग रहे हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं जाने और आने में 20 घंटे लग रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का कौन सा कंसेप्ट यहां लग रहा होगा कि धारा की दिशा में जाओगे और विपरीत दिशा में आओगे। लेकिन आपके सामने सेकंड कंडीशन साफ साफ ये दर्शा रही है कि आर से एस तक जाने में 20 घंटे 30 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। और एस से आर तक आने में कितना लगेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अब काफी मजा आएगा इसमें। थोड़ा समझते हैं, थोड़ा क्रिएटिव बनते हैं इसमें थोड़ा सा, है ना। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? पी क्या, आप पी आर एस का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, राइट। ये मिड पॉइंट मुझे बहुत हेल्प करेगा, ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट मुझे बहुत हेल्प करेगा। मैं एक बात कहूं आपसे, बुरा नहीं मानिएगा, मैं कहता हूं भाई ये केवल जाने जाने का दे रखा है 20 घंटे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो मेरा टाइम होगा ये कितना हो जाएगा? आर से पी का, ध्यान रखिए मिड पॉइंट है। अगर मैं एक ही दिशा में मान रहा हूं तो सर 10 घंटे 15 मिनट हो जाएगा। मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हो? रखना पड़ेगा। अगर 10 घंटे 15 मिनट इसका हो गया और टोटल 17 घंटे लग रहे थे, तो आने का कितना हो जाएगा? आने का दिमाग लगाओ प्लीज सर। 6 घंटे 45 मिनट। वेरी गुड।
तो 6 घंटे 45 मिनट आधे हिस्से को कवर करने का लग रहा है, तो पूरे को, तो 6 घंटे 45 मिनट का डबल कर दो सर आप, तो बेमतलब बस हो गया काम। तो 6 दूनी 12, 45 दूनी 90 और 12 और 1 13, यानी कि 13.5 घंटे। अच्छा लगा डियर?